जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास दिन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर जरूर देखें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में रूस ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। S-400 को दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है। यह मिसाइलों, रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ अपने वायु रक्षा बुलबुले की रक्षा करने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल दुश्मन के युद्धक जहाज, ड्रोन, विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है। दोस्तों याद रखें इसका कि S-400 का जो 400 आता है या इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की वजह से आता है। भारत ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली की 5 इकाई खरीदने के लिए रूस के साथ अक्टूबर 2018 में $5 अरब का समझौता किया था। दोस्तों याद रखें कब किया था? अक्टूबर 2018 में। और कितने का? $5 अरब का, याद रखना है। भारत ने लगभग $80 करोड़ के भुगतान की पहली किस्त 2019 में जारी की थी और अब यह दोबारा इनको S-400 की एक किस्त और मिल गई है, डिलीवरी चालू हो गई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न देखने के पहले देखेंगे दोस्तों रूस को। तो देखें सबसे पहले नक्शे पर रूस, जैसे हम देख सकते हैं इसको, कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इसके एशिया महाद्वीप वाले हिस्से को, जो इस साइड का हिस्सा होता है, ए वाला एशिया महाद्वीप वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है साइबेरिया और इसको बोला जाता है रशिया। दोस्तों साथ में याद रखें कि यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है विश्व का। तो यह सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है और यह कुल 14 देशों से सीमा साझा करता है। आगे हम उनके आपके नाम भी बताएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं रूस की जानकारी। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। रूस की मुद्रा रूबल है। दोस्तों रूस विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से 9वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों याद रखें, यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ की हम जनसंख्या देखें तो यह 9th नंबर पर आता है। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, इसको 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। रूस विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। तो याद रखें दोस्तों, जो डायमंड प्रोड्यूसर विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, हीरा उत्पादक कौन सा है, तो रूस है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें रूस की तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। इस तरह से कुल 14 कंट्रीज से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देशों में, मतलब चीन के साथ सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश है। दोस्तों आगे देखें अगर हम रूस में खास, तो रूस में स्थित कैस्पियन सागर एक झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों इसकी इतनी बड़ी झील है कि यह 5 देशों से सीमा साझा करती है। कौन सी? कैस्पियन सागर। तो उन 5 के नाम क्या हैं? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं। तो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले 5 देशों के नाम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। इसकी अगर आप ट्रिक चाहें तो ट्रिक भी मैं आपको पहले बता चुका हूं और आज अगेन बता दे रहा हूं कि रूसी ईरानी तुर्की के काजू खाकर बेजान हो गई। तो दोस्तों याद रखें, रूस से रूस, ईरानी से ईरान, तुर्की से तुर्कमेनिस्तान, काजू से कजाकिस्तान और बेजान से अजरबैजान। आगे देखेंगे रशिया में ही तो बैकाल झील, यह भी रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ही स्थित है। इसमें विश्व की सबसे गहरी झील रूस में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल
लाल झील किस देश में है? तो रूस में। और भारत और रूसी सेनाओं के बीच अगर हम संयुक्त सैन्य अभ्यास देखें तो इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूसी सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए 49वां वैज्ञानिक अभियान, बी 72वां वैज्ञानिक पर्यावरण अभियान, सी 38वां वैज्ञानिक अभियान और डी 41वां वैज्ञानिक अभियान। तो दोस्तों याद रखें, भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR गोवा द्वारा किया जाता है। दोस्तों तो NCPOR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में, याद रखें बहुत अच्छे से। भारत का यह 41वां अभियान मैत्री और भारतीय में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुए थे। दोस्तों याद रखें, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम, पहला अंटार्कटिक कार्यक्रम भारतीय कब हुआ था? तो 1981 में। बहुत अच्छे से याद रखना है। अब तक भारत ने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए हैं, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में स्थापित किया गया था, मैत्री 1988 में स्थापित किया गया था और भारती 2012 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में मैत्री और भारती हैं, यह पूरी तरह से चालू हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं। जो कि दक्षिण गंगोत्री है, यह काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। दोस्तों याद रखें, इनके तीनों के साल दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012। और साथ में यह भी याद रखें कि पहली बार भारत ने अपना अंटार्कटिक कार्यक्रम किस साल किया? तो 1981 में। और तब से लेकर आज तक 41वां यह कार्यक्रम वैज्ञानिक अभियान चलाया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। उसके पहले दोस्तों एक चीज़ और याद आ रही है, तो भाई भी अंटार्कटिक महाद्वीप का नाम आया है तो इसके कुछ उपनाम हैं जो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और याद रखना है। पहला है निर्जन महाद्वीप, दूसरा है वीरान महाद्वीप, तीसरा है गतिशील महाद्वीप, चौथा है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और पांचवा है श्वेत महाद्वीप। यह पांचों उपनाम है किसके? अंटार्कटिका महाद्वीप के, तो आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ और डी आगरा। तो दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इन बलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। बलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी, CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सेगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। दोस्तों बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं, इनमें से 7 विदेशी है। तो दोस्तों याद रखें कि यह यहाँ का फंक्शन कब से कब तक चलना है? 17 से 19 नवंबर तक। और इस कहाँ चल रहा है? तो वाराणसी में। बहुत अच्छे से याद रखें, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी कतर, सी नेपाल और डी इराक। तो दोस्तों याद रखें, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होने वाला है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सभी टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं। नीदरलैंड ने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में जगह बनाई है। दोस्तों विश्व भर के 200 से अधिक देशों ने हर 4 साल में आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपनी शुरुआत कर दी है, लेकिन मेजबान कतर सहित केवल 32 टीमें ही 2022 फीफा विश्व कप का हिस्सा होंगी। यह दोस्तों नजर डालें कतर की तरफ, तो कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा कतरी रियाल है। दोस्तों यह जरूर याद रखें कि 2022 का
कहाँ हो रहा है? कतर में। और इसका फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें खेलेंगी? तो सिर्फ 32 टीमें ही खेलेंगी। लगभग 200 से ऊपर देश हैं जो जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 32 टीमें ही खेलेंगी, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए कोडागुडम, बी आसिफाबाद, सी पोचामपल्ली और डी कमारेड्डी। तो दोस्तों याद रखें, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव में से एक चुना है। प्रतिष्ठित पुरस्कार और खिताब स्पेन में होने वाले UNWTO महासभा के 42वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखें, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का जो इसको खिताब है, पुरस्कार है, यह किसके द्वारा दिया जाएगा? तो UNWTO के द्वारा महासभा के 42वें सत्र में दिया जाएगा। और कहाँ? स्पेन में होने वाले। अब आगे देखें दोस्तों, तो नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। इसे इक्त नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। दोस्तों याद रखें, पोचमपल्ली की इक्त शैली को GI टैग प्राप्त है। और यह कब दिया गया है GI टैग इस इक्त शैली को? तो 2004 में GI टैग मतलब भौगोलिक संकेतक मिला था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रखने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है ए मनोहर पर्रिकर, बी अरुण जेटली, सी प्रणब मुखर्जी और डी प्रमोद महाजन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। दोस्तों नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे पर्रिकर का कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संस्थान की स्थापना 1965 में की गई थी और रक्षा मंत्रालय इसे निधि प्रदान करता है। तो दोस्तों 1965 में कौन से संस्थान की स्थापना की गई थी? याद रखें, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस मतलब IDSA रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की स्थापना 1965 में की गई थी। और दोस्तों इसके पहले कौन थे, मतलब मनोहर पर्रिकर कौन थे? तो आपको याद रखना है, पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं मनोहर पर्रिकर, जिनके नाम पर IDSA का नाम रखा गया है। अब IDSA की तरफ नजर डालेंगे तो IDSA की स्थापना 11 नवंबर 1965 को हुई थी और इसके वर्तमान में महानिदेशक सुजान R चिनॉय हैं। दोस्तों याद रखें, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला एक निकाय है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए जनजातीय मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में 75 गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे का उपयोग करना और पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करना है। दोस्तों याद रखें, इसका उद्देश्य फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना है पहला उद्देश्य। दूसरा है शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है दूसरा उद्देश्य। कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे का उपयोग करना है, यह तीसरा है। और चौथा है पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करना है। ठीक है दोस्तों, याद रखें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने के उद्देश्य क्या क्या हैं, आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के तंजावुर में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी
केरल, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु के तंजावुर में किया गया है। दोस्तों, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में किया है। दोस्तों याद रखें, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखें पीयूष गोयल द्वारा किया गया है यह उद्घाटन। और यह कहाँ, तो तमिलनाडु के तंजावुर में किया गया है। इस संग्रहालय को भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा सह विकसित किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, केंद्रीय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संग्रहालय का उद्घाटन किया। दोस्तों याद रखें कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ, तो तंजावुर तमिलनाडु में बना। इसका उद्घाटन श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, उसके पहले हम तमिलनाडु की तरफ नजर डालेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं भारत के नक्शे में तमिलनाडु को, या डाउन साइड पे तमिलनाडु है। इसकी अगर हम सीमा देखें, राजकीय सीमा, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी से यह सीमा साझा करता है। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल आर एन रवि तथा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के। क्यों? क्योंकि यह अभी हाल ही की नई नियुक्तियां हैं, इनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है मतलब यह पूछे जाने की संभावनाएं पूरी हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखें। पड़ोसी राज्य देखें तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी हैं। नदियां देखें दोस्तों तो कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पलार, चिथार आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों? कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पालर और चिथार यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिन्नी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। आप खुद बताइए दोस्तों कि इनमें से आपको इंपॉर्टेंट कौन नहीं लग रहा है। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिन्नी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि यह सब तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित बांध देखें तो बैगई बांध बैगई नदी पर, मुकम्बू बांध अपर अनाइकट बांध जो कि मुकम्बू या अपर अनाइकट बांध है, यह कावेरी नदी पर, और करोप्प नदी बांध करोप्प नदी पर है, और सोलायार बांध भी तमिलनाडु में स्थित है। यह अब तमिलनाडु के बारे में अगर उत्पादन में देखें तो यह राज्य केला, हल्दी, साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, और आम, नारियल, मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों याद रखें, आम का उत्तर प्रदेश पहला, नारियल का केरल पहला और मूंगफली का गुजरात पहला है। तो यहाँ केला, हल्दी और साबूदाने में तमिलनाडु पहले पर है। आम, नारियल और मूंगफली में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। लोकनृत्य देखें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोल्लटम, कावड़ी आदि यहाँ के प्रमुख लोकनृत्य हैं। पर्यटक स्थल देखें तो सुरुली वाटरफॉल, ऊटी, येलागिरी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै, मीनाक्षी अम्मान मंदिर और सुचिंद्रम, थानुमलम, मलयन मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों स्टेडियम देखें तो सलेम क्रिकेट फाउंडेशन SCF मैदान यहाँ का प्रमुख एक स्टेडियम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है A राहुल द्रविड़, B अनिल कुंबले, C सौरभ गांगुली और D वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों याद रखें, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में हाल ही में सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट टीम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। सौरभ गांगुली को टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के स्थान पर इस पद पर चुना गया है। दोस्तों कुंबले ने बतौर ICC क्रिकेट समिति चेयरमैन 3 साल के 3 टर्म पूरे किए, जिससे पर वे 2012 से मौजूद थे। तो दोस्तों याद रखें, अनिल कुंबले ICC के जो
पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन कितने साल तक रहे हैं? तो यह 9 साल तक रहे हैं, 2012 से 2021 तक। उनके स्थान पर अब सौरव गांगुली को ले लिया गया है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व शिशु दिवस, बी विश्व बाल दिवस, सी विश्व विज्ञान दिवस और डी विश्व वयस्क दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व भर में विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 26 युवा खुदकुशी कर लेते हैं। बेरोजगारों की संख्या 2019 में 1.89 करोड़ बढ़ने का अनुमान था। तो दोस्तों याद रखें कि 18 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। देखते हो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।